ओशो फ्रेडरिक नीचे और उनकी बुक द स्पूक ज़राथुस्त्रा के बहुत बड़े एडमायरर थे। इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम व्हेन ही पब्लिकली स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंडिया ही यूज्ड टू मेंशन नीचे एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन ऑल द टाइम। और मुझे नहीं लगता कि जितना ओशो ने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट पे काम किया है, उसके इवोल्यूशन में, उसको ईजी टू अंडरस्टैंड बनाने में और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में, उतना शायद ही किसी और ने किया होगा। श्री अरबिंदो वॉज अनदर फिलोसोफर जिन्होंने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट को अपने फिलोसफी में यूज़ किया था। हालांकि उनके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक होने की वजह से ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाए। ओशो ने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट को एडमायर तो बहुत किया था, मगर उनके अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से ये कभी रियलिस्टिकली अचीव नहीं हो सकता। एंड द फर्स्ट वीकनेस विच ही फाउंड वॉज द वर्ड इटसेल्फ। सुपरमैन भले ही एक नोबल कॉन्सेप्ट हो या एक इनोसेंट आइडिया हो, मगर इस वर्ड की वजह से जो लोगों पे इस आइडिया का इंप्रेशन जाता है वो बहुत गलत है। लोगों को लगता है सुपरमैन का मतलब है किसी से सुपीरियर होना, किसी भी तरह से, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, सोशली या इकोनॉमिकली। उनको लगता है सुपरमैन बनने का मतलब है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बन जाना जो कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। बट दिस इज़ ए कम्प्लीटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। सुपरमैन का मतलब सुपीरियर होना नहीं है, बल्कि नेचुरल होना है। अभी इंसान एक करप्टेड ह्यूमन बीइंग है बिकॉज ऑफ हिज कंडीशनिंग। उसको वापस से एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग बनना है जब उसके अंदर लाइफ को लेके अनअडल्टरेटेड इनोसेंस, कंपैशन और जॉयफुलनेस होगी। बट इस आइडिया को ये वर्ड सुपरमैन बिल्कुल डिस्टॉर्टेड वे में प्रेजेंट करता है। सो दिस इज द फर्स्ट वीकनेस। नाउ द सेकंड क्रिटिसिज्म ऑफ सुपरमैन इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। द आइडिया इटसेल्फ इज वेरी इजी टू बी मिसअंडरस्टूड, जैसा कि हिटलर के केस में हुआ था। हिटलर टुक द आइडिया ऑफ सुपरमैन फ्रॉम द बुक ऑफ फ्रेडरिक नीचे एंड कन्वर्टेड इट इनटू रेशियल सुप्रेमेसी। हिटलर न्यू वेरी वेल कि वो एक अच्छा काम कर रहा है बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल दैट वाज नॉट राइट, ऑल दैट वाज हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ द सुपरमैन ऑन द अर्थ। और हम उसके इंटेंशन पे शक भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता कि वो जो कर रहा है वो गलत है, देन इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू किल मिलियंस ऑफ पीपल। There was no doubt in his mind that he was cleaning the world of all that was not in tune with the evolution of the Superman. So this is a big problem. And third criticism of Superman is that it doesn't have any example to look upon. सुपरमैन एक बहुत ही वेग आइडिया है जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर इसके अचीवमेंट के लिए कोई भी प्रैक्टिकल रोड मैप अवेलेबल नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि प्रेजेंट मैन सुपरमैन बनने के बाद बिहेव कैसे करेगा। क्या उसकी खुद की बनाई वैल्यूज़ दूसरे के बनाई वैल्यूज़ से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी? और अगर वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव बेस पे बनाई जाएंगी जो कि सबके लिए सेम होंगी, तो फिर नीचे के उस क्लेम का क्या होगा जहां वो ऑब्जेक्टिव बेस पे बनी मोरालिटी को मानने से मना करते हैं? और अगर वैल्यूज़ सब्जेक्टिव होंगी तो अगर एक की बनाई वैल्यूज़ दूसरे की बनाई वैल्यूज़ से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन्हीं सब वीकनेसेस को देखते हुए ओशो ने सुपरमैन के बजाय एक इवॉल्व वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करी, विच ही कॉल्ड न्यू मैन, होमो नोवस। The new man will not be superior to anybody. It will be the most ordinary form of a human being. ओशो ने कहा था, टेक लाइफ वेरी प्लेफुली, देन यू कैन हैव बोथ द वर्ल्ड्स टुगेदर। आपके पास केक भी होगा और आप उसे खा भी पाओगे। दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड, साउंड एंड साइलेंस, लव एंड मेडिटेशन, बीइंग एंड बिकमिंग, क्राउडेड एंड अलोन, इन सब को एक साथ जीना पड़ेगा। ओनली देन यू विल नो द अटरमोस्ट डेप्थ ऑफ योर बीइंग एंड द अटरमोस्ट हाइट ऑफ योर बीइंग। और इसको समझने के लिए ओशो गिव्स दिस एनालॉजी। वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों ने वो सारा एफ्लुएंस हासिल कर लिया है जिसको ह्यूमैनिटी हमेशा से पाना चाहती थी, मगर इस पूरे प्रोसेस में दे हैव बिकम वेरी टायर्ड। इस जर्नी ने उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आउटवर्डली तो सब कुछ अवेलेबल है, मगर उनका इनर कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो चुका है। अब इंसान को जो भी चाहिए वो सब अवेलेबल है, मगर इंसान खुद वहाँ पर नहीं है। पोजेशंस आर देयर बट द मास्टर हैज़ डिसअपीयर्ड। रिचनेस इज देयर बट मैन इज नॉट फीलिंग रिच एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर फीलिंग वेरी पुअर। ओशो के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी देखने के लिए एक कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है। वाइट चॉक के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है और ब्लैक मार्कर्स के लिए वाइट बोर्ड, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। सिमिलरली जब हम आउटवर्डली रिच होते हैं तभी हमें अपनी इनर पॉवर्टी के बारे में पता लगता है, बिकॉज देन ए कॉन्ट्रास्ट हैज़ बिन क्रिएटेड। जब आप बाहर से पुअर होते हो तब आप अपनी इनर पॉवर्टी को नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। इसीलिए जब इंसान बाहर से रिच हो जाता है तब उसे धीरे धीरे अपनी इनर पॉवर्टी दिखाई देने लगती है। एंड नाउ ए होपलेसनेस कम्स एज अ शैडो। जितनी भी उनकी इमेजिनेशंस थी, फैंटेसीज थी, वो सब फुलफिल हो चुकी हैं एंड नथिंग हैज़ हैपेंड आउट ऑफ इट। नो कंटेंटमेंट, नो ब्लिस। एंड आउट ऑफ दिस bewilderment a great desire arises, how to have contact with one's self again. And there they found meditation. Meditation is nothing but getting your roots again into your inner world.
और इसीलिए वेस्ट आज इतना ज़्यादा मेडिटेशन में और ईस्टर्न रिलीजन्स में इंटरेस्टेड होता जा रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट कभी मेडिटेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो पाएगा। ईस्ट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन व्हेन ईस्ट वॉज ऑल्सो रिच। जब भी कोई देश गरीब हो जाता है तो वो अपने सारे मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एफर्ट से कॉन्टैक्ट लूज कर देता है। और जैसे एक इंसान बाहर से गरीब होने की वजह से अपनी इनर पॉवर्टी नहीं देख सकता, सिमिलरली एक कंट्री भी आउटवर्डली पुअर होने के कारण अपनी इनर पॉवर्टी नहीं देख पाती। इसीलिए आप हमेशा इंडियंस को बोलते हुए देखते हो कि हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट हैं। हम हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग अमीर हैं या जो लोग वेस्टर्नर्स हैं, उनके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी लाइफ कितना ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, एंग्विश से भरी हुई है। तो हम लोग भले ही गरीब हों मगर कम से कम हम अपनी लाइफ से संतुष्ट तो हैं। मगर ये एक बिल्कुल नॉन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट है। इट्स लाइक सेइंग कि अगर आप एक गेम खेल रहे हो और उसमें आपको एक लेवल पार करने के बाद दूसरा लेवल खेलने का मन करता है और हर लेवल के बाद ऐसा ही मन करता है, तो इससे बेटर है कि आप गेम खेलो ही मत। क्योंकि जिस कंटेंटमेंट और संतुष्टि की वो बात कर रहे हैं दैट इज़ नॉट रियल कंटेंटमेंट, बल्कि ये उल्टा ये दिखाता है कि वो अपने डिसकंटेंट के बारे में अनअवेयर हैं। क्योंकि उन्होंने कभी बाहरी रिचनेस एक्सपीरियंस किया ही नहीं है और बिना बाहर से रिच हुए आप ये नहीं बता सकते कि इनर पॉवर्टी होती क्या है। और इसे प्रूव करने के लिए बहुत से एविडेंसेस हैं। हिंदुइज्म में जितने भी अवतार्स हुए हैं, जितने भी इनलाइटेंड बीइंग्स हैं, वो सब राजाओं के बेटे थे। जैनिज्म में जितने भी तीर्थंकर्स हैं या मास्टर्स हैं, वो सब राजा थे। और गौतम बुद्ध से ज़्यादा एफ्लुएंट लाइफ तो आज तक किसी को मिली ही नहीं है। तो इसका मतलब है जब इंडिया रिच था तब बहुत से लोग मेडिटेशन में इंटरेस्टेड थे, बट नाउ द सेम कंट्री हैज़ बिकम पुअर, इतना पुअर कि इसके इनर और आउटर का कॉन्ट्रास्ट खत्म हो चुका है। अब इनर और आउटर में बहुत हार्मनी है क्योंकि दोनों ही पुअर हैं। और इसी वजह से इंडियंस के फेस पे एक संतुष्टि दिखाई देती है। उनको लगता है कि पुअर होना स्पिरिचुअल है। पॉवर्टी इज वर्शिप्ड इन इंडिया बट पॉवर्टी इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। इनफैक्ट पॉवर्टी रीजन है स्पिरिचुअलिटी के खत्म होने का। जितना ज़्यादा लोग रिच बनेंगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी क्योंकि हार्मनी दो तरह से होती है। एक तब जब इनर और आउटर दोनों ही पुअर हों, जिसकी वजह से हमें फॉल्स कंटेंटमेंट मिलता है क्योंकि हम अपने इनर पॉवर्टी से अनअवेयर होते हैं। और एक हार्मनी तब होती है जब हम आउटर रिचनेस की वजह से अपने इनर सेल्फ को भी रिच बना पाते हैं। एंड दैट इज़ द रियल कंटेंटमेंट। इस वक्त वेस्ट की सिचुएशन वही है जो एक टाइम पे गौतम बुद्ध की सिचुएशन थी, जब तक उन्होंने अपना पैलेस छोड़ा नहीं था। इसीलिए वेस्ट के पास मेडिटेशन को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्रिश्चियनिटी की पकड़ वेस्टर्न माइंड से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। वो इसीलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने कभी मेडिटेशन का साइंस डेवलप किया ही नहीं। इनफैक्ट जुदाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये तीनों पॉवर्टी में पैदा हुए रिलीजन्स हैं। इनके अंदर रिच इंसान के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि जब ये रिलीजन्स पैदा हुए थे तब वेस्ट पुअर था और जब ईस्टर्न रिलीजन्स पैदा हुए थे तब ईस्ट रिच था। मगर अब सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। अब वेस्ट रिच हो चुका है और ईस्ट पुअर है। एंड दिस हैज़ क्रिएटेड ए बिग डिस्पैरिटी। और इसी डिस्पैरिटी के कारण आज हम देख रहे हैं बुद्धिज़्म के विपासना सेंटर्स, ज़ेन मेडिटेशन, योगा सेंटर्स आर बिकमिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज। वहीं दूसरी तरफ पुअर इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, चाइनीज, साउथ ईस्ट एशियंस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। रिच अमेरिकन्स तो बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, वेदांता और ताओइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि इंडिया के सबसे गरीब लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। बिकॉज दीज रिलीजन्स हैव ए स्पेशल अपील फॉर द पुअर। But sooner or later, everybody will be rich enough to see the redundancy of these religions. A man must have both kind of richness. साइंस ने टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं आउटवर्डली रिचनेस के लिए और रिलीजन ने टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं इनवर्डली रिचनेस के लिए। योगा, तंत्रा, ताओइज्म, सूफीज्म एंड हसीदिज्म, these are the technologies for inner richness. ईस्ट अभी मेडिटेट नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज चाहिए, जैसे वेस्ट को रिलीजियस टेक्नोलॉजीज चाहिए। और अगर वेस्ट ईस्ट की हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज और ईस्ट वेस्ट की हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टेक्नोलॉजीज, देन वी कैन क्रिएट द वेरी पैराडाइज ऑन दिस अर्थ। उसके बाद हमें किसी दूसरी दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When East and West will meet, it will create a womb for the new humanity. Osho said, "My message is simple. My message is a new man." क्योंकि इससे पहले कि ह्यूमैनिटी स्किज़ोफ्रेनिक है, they live in division of either or, materialist और spiritualist, moral और immoral, sinner और saint. He says पास्ट में हम कभी रियल ह्यूमंस क्रिएट कर ही नहीं पाए. We have only created humanoids. ह्यूमनॉइड्स ह्यूमन जैसे दिखते तो हैं बट दे आर क्रिपल्ड एंड पैरालाइज्ड। ये ह्यूमनॉइड्स सोसाइटी के थ्रू मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रीस्ट और पॉलिटिशियंस का। एक बच्चा दुनिया में होल ह्यूमन बीइंग बन के आता है बिना किसी डिवीजन के,
एंड इमीडिएटली सोसाइटी स्टार्ट सफोकेटिंग हिम, उसे फ्रेगमेंट्स में बांटना शुरू कर देते हैं, ये बता के कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जल्द ही वो अपनी होलनेस खो देता है. ही बिकम्स गिल्टी अबाउट हिज होल बीइंग. He denies much that is natural, and in that very denial, he becomes uncreative. उसे उसका डिसाइसिवनेस छीन लिया गया है. उसके पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स, प्रीस्ट्स, ये लोग उसके लिए डिसाइड करते हैं. They decide, they order, he simply follows. The humanoid is a slave. A new man will be free from all bondages. He will be rebellious. A new man will not be either or. He will be both, earthly and divine. His goodness will not be in opposition to the evil. His morality will not be opposed to immorality. He will know no opposition. He will transcend duality. He will be a mystic, a poet, and a scientist all together. The West is suffering from too much science. The East has suffered from too much religion. Now we need a new humanity in which religion and science become two aspects of one human being. And the bridge is going to be art. That's why new man will be a mystic, a poet, and a scientist. Between science and religion, only art can be the bridge. Poetry, music, and sculpture. Once we have brought this new man into existence, the earth can become for the first time what it meant to become. It can become a paradise. This very body, the Buddha. This very earth, the paradise. This is the concept of Osho's new man. And this is it in this video. If you like this video और अगर आपको इसमें कुछ valuable लगा हो, then don't forget to support the channel by subscribing it. And I will see you in the next one. Bye bye.